प्रिशा बिल्डिंग से बाहर निकलती है और सबसे पहला काम वो तुरंत अधीर को कॉल करती है। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव किया जाता है। अधीर कुछ भी बोले उससे पहले ही प्रिशा तुरंत एक्साइटेड में उछल कर बोली, मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई, मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ से अधीर ने कहा, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने कहा था ना तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही थी। प्रिशा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसने अपनी खुशी और एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल किया और थोड़ी सिंसेरिटी के साथ कहा, थैंक यू वेरी मच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम हेल्प नहीं करते तो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सिर्फ सूखा सूखा थैंक यू कुछ कम नहीं है, मुझे लगा तुम पार्टी दोगी मुझे। अधीर की बात सुनकर प्रिशा हल्का सा हंस देती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, पार्टी तो बनती है, आज शाम को क्लब में मिलते हैं, ओके। आज की पार्टी मेरी तरफ से, अधीर ने कहा, ओके। प्रिशा कॉल कट करती है। उसके बाद वह तुरंत ऑटो में बैठकर अपनी फ्रेंड सीमा को कॉल करती है। सीमा, मुझे जॉब मिल गई। शाम को प्रिशा घर तैयार करती है, वह घर जो उसने अपनी फ्रेंड से लिया था कुछ टाइम के रहने के लिए। बुरे वक्त में उसके सारे दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था, पर सीमा ने उसका साथ दिया। अस्पताल में डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद प्रिशा अपने मॉम डैड को फ्लैट में लेकर आती है। प्रिशा की मॉम बगल में चल रही थी और प्रिशा अपने डैड को व्हील चेयर पर घर के अंदर लेकर आती है। उसके चेहरे पर कॉन्डनेस के अलावा कुछ नहीं था, ना नरम सी स्माइल, ना कुछ भी। व्हीलचेयर को अंदर लाने के बाद उसने कहा, आज से आप दोनों यहीं पर रहोगे, हमारे पुराने घर को ऑलरेडी अंकल ने सीज कर दिया है। प्रिशा की मॉम ने कहा, पर बेटा ये फ्लैट किसका है? प्रिशा ने जवाब दिया, सीमा का फ्लैट है, फिलहाल वह इसे इस्तेमाल नहीं कर रही है तो उसने मुझे दे दिया है। यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़रूरी की सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ अरेंज है, और अब मुझे जॉब भी मिल गई है तो हमारा खर्चा और मेडिकल एक्सपेंस सब कवर करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिशा के डैड थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोले, थैंक यू बेटा। प्रिशा ने कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया और वह अपने कमरे में चली गई। जाते जाते प्रिशा की मॉम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, मगर प्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह सीधा कमरे में चली गई। प्रिशा की मॉम खामोश हो गई। प्रिशा के डैड ने कहा, हमने उसे बहुत डिसअपॉइंट किया है, उसकी नाराज़गी गलत नहीं है, हम ही उसके पेरेंट्स होने का हकदार नहीं है। प्रिशा की मॉम ने कहा, बेटी होकर बेटे का फ़र्ज़ निभा रही है वह, हम तो माँ बाप तक नहीं बन पाए। उन दोनों को सच में पूछो तो ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। ओजल गार्डन में खड़ी हुई थी, उसके हाथ में पानी का पाइप था जिससे वह पौधों को पानी दे रही थी। उसके पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं था और वह बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। इस बीच वह यहाँ से निकलने की कई प्लानिंग भी बना चुकी थी, लेकिन सब बेकार हो चुकी थी। वह ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसने देखा कि पाइप में अचानक पानी आना बंद हो गया है। ये देखकर वह थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, ये पाइप को क्या हो गया? इरिटेटिंग सा फेस बनाकर उसने कहा, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर वह पाइप के अंदर देखने लगी कि अचानक क्या हुआ और पानी कैसे बंद हो गया। जैसे उसने पाइप पर अपना चेहरा किया, पानी का फव्वारा उसके मुंह पर लगा। ओजल तुरंत पानी के पाइप को दूसरी तरफ कर देती है और चिल्ला पड़ती है, व्हाट द फक। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। गुस्से में वह जब पलट कर देखती है तो अरमान पाइप के दूसरे किनारे पर खड़ा हुआ था। उसने जानबूझकर पाइप का पानी बंद किया था। ओजल अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अरमान ये क्या हरकत है? अरमान ने हाथों को कमर पर रखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे तमीज़ से बात करो। ओजल गुस्से में बोली, तुम्हारी तमीज़ की ऐसी की तैसी, रुको तुम्हें भी बताती हूँ। फिर अरमान की तरफ भागती है। अरमान तुरंत उल्टे पैर भागने लगता है, लेकिन ओजल भी पूरी स्पीड के साथ भागते हुए बोली, रुको बदमाश कहीं के, आज तुम्हारी खैर नहीं। अरमान ने भागते हुए कहा, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे डैड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओजल ने चिल्लाकर भागते हुए कहा, तुम्हारी और तुम्हारे डैड की ऐसी की तैसी, तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। भाग कहाँ रहे हो, रुको। ओजल अरमान के पीछे भाग रही थी, तभी अभिनव एकदम से सामने आ जाता है। अरमान तुरंत बचकर वहां से निकल जाता है। पानी की पाइप चारों तरफ फैली हुई थी। तभी ओजल के पैर में पानी की पाइप अटक जाती है। उसकी आंखें एकदम से फट जाती है, हाथ हवा में लहराने लगते हैं। वह एकदम से अभिनव के ऊपर गिर जाती है। अभिनव अचानक गिरने को देख नहीं पाता और वह भी अपना बैलेंस खो देता है। दोनों धड़ाम से घास पर गिर जाते हैं। ऊपर से गार्डन में लगे फव्वारों का पानी बरसने लगता है। अभिनव और ओझल घास पर गिरे हुए थे। अभिनव ऊपर गिरा हुआ था, ओझल बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी। ओझल की तो धड़कनें ही रुक जाती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। दोनों की ही धड़कनें तेज हो गई थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक सा चलने लगा था।
दोनों की नज़रें आपस में ऐसी लॉक हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। पानी की बूंदें ओजल के चेहरे से टपकती हुई उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत और हॉट बना रही थी। बाल गीले थे, चेहरा भीगा हुआ था और बिना मेकअप के भी वह कितना खूबसूरत लग रहा था। अभिनव चाहकर भी अपने नज़रें ओजल से हटा नहीं पाया। फिर अचानक ओजल होश में आई और अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, मिस्टर मिस्टर ठाकुर, आप खड़े होंगे प्लीज़? उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और वह अभिनव की आंखों में अब और नहीं देख पा रही थी। अभिनव उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत होश में आया और काफ़ी शर्मिंदा हो गया। वह फटाक से ओजल के ऊपर से खड़ा हो गया और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ओजल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर उसने भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और वह ज़मीन से खड़ी हो गई। अभिनव ने देखा कि ओजल ऊपर से नीचे तक भीगी हुई थी। अभिनव ने कहा, आर यू ऑल राइट? और तुम ऐसे अचानक ना भीग कैसे गई? ये याद आते ही अचानक ओजल जितना शर्मिंदा हो रही थी, वह तुरंत शर्मिंदगी गायब होकर एक गुस्से के रूप ले लेती है। ताक से इधर उधर देखती है। अरमान वहां पर नहीं था। उसने गुस्से में अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ आपके उस लिटिल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। देखिए उसने मेरा क्या हाल कर दिया। अभिनव कंफ्यूज होकर बोला, अरमान ने ये सब किया है? लेकिन कैसे? ओजल ने कहा, क्या मतलब है कैसे? मैं पौधों को पानी दे रही थी। पहले उसने पानी बंद किया। मैंने चेक करने के लिए पाइप की तरफ चेहरा किया तो फिर से उसने पानी चालू कर दिया। सारा पानी मेरे ऊपर आ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन ओजल की ये बात अभिनव को फनी लगी और वह हल्का सा हंस दिया। ओजल हैरानी और डिसबिलीफ से अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, आप हंस रहे हैं मिस्टर ठाकुर? सीरियसली आपको इस सिचुएशन फनी लग रही है? अभिनव तुरंत हंसना बंद कर देता है और थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना गला साफ करता है। उसने कहा, आई एम सॉरी, अरमान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो छोटा बच्चा है तो इसीलिए। ओजल ने कहा, छोटा बच्चा है तो अभी से उसके ये हाल है तो आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, मगर बड़ा होने के बाद वह आपको सरपार करने वाला है। ही इज़ अ लिटिल डेविल। अभिनव कुछ नहीं बोलता, मगर ओजल का भीगा हुआ शरीर उसके चिपके हुए कपड़े से अभिनव अभी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। बार बार उसकी नजरें ओजल के ऊपर जा रही थी। अभिनव ओजल से बोलता है, जाकर कपड़े चेंज कर लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जाते जाते वह सोचती है, ये आदमी मुझे अरमान की मॉम बनाने को बोल रहा है। सीरियसली कोई मुझे 1000 करोड़ रुपए भी देना तब मैं उस डेविल की मॉम ना बनूं। ओ गॉड, समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं यहाँ से। वह आगे जा ही रही थी कि तभी अचानक प्रतीक सामने आ जाता है। ओजल को ऐसे देखकर वह हैरान होकर बोला, ओ माय गॉड, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तभी वह अभिनव की तरफ देखता है। उसे देखकर अभिनव के एक्सप्रेशन थोड़े कठोर हो जाते हैं। ओजल प्रतीक से बोली, कुछ नहीं, ये उस छोटे पैकेट का धमाका है। जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। प्रतीक ने आईब्रोज उठाकर कहा, अरमान? ये सब अरमान ने किया है? ओजल ने कहा, और कौन कर सकता है? ये सुनकर प्रतीक हल्का सा हंस देता है। ओजल के वहां से चले जाने के बाद प्रतीक अभिनव की तरफ चलकर आता है। अभिनव थोड़ी अनोइन आवाज में कहता है, तुम दोनों की दोस्ती आजकल कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? ये सुनकर प्रतीक फ्रीज हो जाता है और वह कहता है, किसकी, मेरी और सलोनी की? अभिनव कुछ नहीं बोलता, बस उसे एक अनोइन लुक देकर वहां से चला जाता है। प्रतीक उसे जाते हुए देखता है, फिर वह हैरान होकर एजिमेंट से कहता है, इसे जलन हुई क्या अभी अभी? रात के टाइम पर प्रिशा क्लब में पहुंचती है। सरप्राइजिंगली उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो प्रतीक ने उसके लिए सिलेक्ट की थी। असल में प्रिशा ने पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के सजेशन के लिए सीमा को वीडियो कॉल की थी, पर गलती से वो कॉल अधीर को लग गई। तो अधीर ने कहा, रेड कलर की ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी महसूस कर रही थी अंदर। सीमा ऑलरेडी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। प्रिशा को देखकर वह खुश और एक्साइटमेंट होकर उसके पास आई और हग करते हुए बोली, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। प्रिशा मुस्कुरा देती है। वह लोग वहां पर आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। प्रिशा को तभी सक्षम का कॉल आया, पर उसने उठाया नहीं। कई दिन से वो सक्षम का कॉल अवॉइड कर रही थी। डाइवोर्स भी फाइल हो जाएगा उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते। प्रिशा जानती थी कि सक्षम इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा, बहुत बवाल खड़ा करेगा, और वह अंदर ही इस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं आई जॉइन यू लेडीज़। सीमा और प्रिशा जैसे ही पीछे देखती है तो अधीर खड़ा हुआ था, पैंट शर्ट में, सेट किए हुए बालों के साथ, काफी हैंडसम लग रहा था। वह चलकर आगे आया। इतने हैंडसम लड़के को देखकर सीमा की तो धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, या प्लीज, वी वुड लव योर कंपनी। अधीर कुर्सी पर बैठते हुए प्रिशा की तरफ देखकर बोला, हेलो। प्रिशा ऑकवर्ड होकर हल्का सा सर हिला देती है।
सीमा बड़ी अज्यूमेंट से अधीर को देखते हुए बोली, मे आई नो योर नेम मिस्टर हैंडसम? अधीर ने नॉर्मली जवाब दिया, हाय आई एम अधीर। सीमा ने कहा, सीमा। उसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर सीमा को लगा जैसे ये कोई रैंडम आदमी है जो ना उन्हें जानता है ना जिसे वह लोग जानते हैं, तो वह प्रिशा का इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, सो दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड प्रिशा। अधीर मुस्कुराकर प्रिशा की तरफ देखकर बोला, हेलो मिस प्रिशा, नाइस नेम। फिर सीमा ने कहा, बाय द वे आर यू सिंगल मिस्टर? अधीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिशा सीमा को आंखें दिखाकर चुप करने का इशारा करती है। सीमा ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे इशारे क्यों कर रही हो? कम ऑन मैन, लुक ही इज सो हैंडसम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम दोनों सिंगल हो तो तुम्हें एक दूसरे को जानना चाहिए, है ना? तुम्हारा क्या ख्याल है अधीर? अधीर ने जवाब दिया, अच्छा ख्याल है। उसके बाद उसने प्रिशा की तरफ देखा और कहा, मैं इनके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ। प्रिशा अधीर की तरफ देखती है, दोनों की नज़रें आपस में टकराती है। अधीर खूबसूरत आंखों में देखकर प्रिशा की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों का आई कांटेक्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं होता। उन्हें ऐसे देखते हुए देखकर सीमा मुस्कुरा देती है। दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। प्रिशा एकदम से फिर होश में आती है और नजरें हटाकर सीमा से बोली, सीमा ये वही है जिसके बारे में तुम्हें बता रही थी। ये सुनकर सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह कहती है, व्हाट? वह हैरानी से अधीर की तरफ देखती है और कहती है, तो तुम वह डिटेक्टिव हो? अधीर मुस्कुराकर हाथ हेलो का इशारा करते हुए बोला, यस आई एम अ डिटेक्टिव, अधीर उफ मिस्टर स्नाइपर। ये देखकर सीमा भी एकदम से स्पीचलेस हो जाती है। फिर तीनों बातें करते हैं, थोड़ी ड्रिंक करते हैं। थोड़ी देर पार्टी करने के बाद वह लोग ऑलरेडी घर के लिए निकल जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी। प्रिशा को अपने लिए टैक्सी चाहिए थी। अधीर उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। प्रिशा ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। अधीर कहता है, प्रिशा जिद मत करो, इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम अकेली लड़की हो, तुम्हें ऐसे किसी ऑटो या टैक्सी के लिए रात अकेले में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। और चिंता मत करो, लड़कियों के मामले में मेरी रेपुटेशन अच्छी है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। विशा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं मेरा वह मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अधीर हल्का सा हंस देता है, चलो। उसके बाद वह गाड़ी में बैठ जाता है। प्रिशा के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह भी चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। अंदर बैठकर वह नोट करती है कि गाड़ी काफ़ी बड़ी और शानदार है, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। सक्षम के पास भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन ये गाड़ियां तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और लग्जरी है। जिस तरह से प्रिशा गाड़ी को देख रही थी, अधीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें गाड़ी पसंद नहीं आई? प्रिशा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, काफ़ी खूबसूरत है। तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी, मेरा भी सपना था कि मैं अपने पैसों से ऐसी कोई गाड़ी खरीदूं। ये बोलते उसके चेहरे पर चमक आई गई। अधीर ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन ज़रूर ले पाओगी, गाड़ी लेना इतनी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रिशा की स्माइल थोड़ी छोटी पड़ गई। उसने कहा, हाँ शायद तुम्हारे लिए नहीं होगी, पर मेरे लिए तो अभी ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। उसे इतना अपसेट देखकर अधीर ने कहा, तुम्हारे डैड की तबीयत अब कैसी है? प्रिशा ने कहा, मच बेटर। तभी उसका फ़ोन दोबारा फिर से बजने लगा। अपने पर्स से वह फ़ोन निकाल कर देखती है तो उसके एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। अधीर भी एक नज़र स्क्रीन पर डाल लेता है और कहता है, तुम बात नहीं करोगी उससे? प्रिशा ने फ़ोन बंद करके वापस पर्स में डालते हुए कहा, अब बात करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं बचा। एक्चुअली कभी कुछ था ही नहीं। ये शादी शुरू से ही ज़बरदस्ती थी। थैंक गॉड ये ख़त्म होने जा रही है। अधीर कुछ बोलता नहीं। किसी की पर्सनल लाइफ में उसका क्या मैटर? 2 दिन में तुम्हारा डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा। प्रिशा बस हल्का सा सर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ देखी जा सकती थी। अधीर ने उसे साफ साफ देख लिया और बोला, तुम्हें किसी बात का डर लग रहा है? प्रिशा थोड़ा सा हैरान होकर अधीर की तरफ देखकर बोली, तुम क्या फेस रीडिंग करते हो? अधीर हल्का सा हंस देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं इस चीज़ में इतना अच्छा नहीं हूँ, बस तुम्हारे फेस से लग रहा है। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि हम इतने अच्छे दोस्त हो पाए हैं या नहीं अभी तक, कि तुम अपने पर्सनल बातें मेरे साथ शेयर कर सको, लेकिन अगर इसे तुम्हें बेटर फील हो तो शेयर कर सकती हो, मैं सीक्रेट रखने में एक्सपर्ट हूँ। अधीर की बात सुनकर प्रिशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अधीर कुछ नहीं बोलता। उसके बाद प्रिशा कहती है, सक्षम इतना इजी नहीं है, अभी वह काम के लिए सिलसिले में बाहर गया है, उसके आने से पहले डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन आने के बाद मेरे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल बनाने वाला है। अधीर ने कहा, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहो तो मैं सक्षम को हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रिशा उसकी तरफ देखकर बोली,
तुम ऐसे क्यों बात करते हो? पता नहीं कितने रईस बाप की औलाद हो तुम। अधीर हंसा और बोला, वैसे तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है, मैं वाकई में बहुत बड़े बाप की औलाद हूँ। ये सुनकर प्रिशा अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, या आई नो, होंगे तुम बड़े बाप की औलाद। अधीर उसकी तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है। क्या वह शक्ल से इतना गरीब लगता है कि ये मानने को तैयार ही नहीं कि वह बड़े बाप की औलाद है। उसके बाद अधीर ने कहा, अगर वह तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम मुझे बता सकती हो, ट्रस्ट मी, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्रिशा अधीर से पूछती है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? अधीर ने कहा, क्योंकि ये समझ लो कि तुम थोड़ी खास हो। प्रिशा सुनकर अपनी आईब्रोज हल्की सी ऊपर से कोड़ लेती है। क्या मतलब? अधीर सामने देखकर बोला, अब मैं बोलूँगा तो तुम शर्मिंदा मत हो जाना। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा फर्स्ट किस चुराया है। ये सुनकर प्रिशा की सांस हलक में अटक जाती है। क्या कहा इसने? फर्स्ट किस चुराया है? एक मिनट, फर्स्ट किस? प्रिशा को याद आता है जब वह पहली बार अधीर से मिली थी तो उसने नशे में उसके होठों पर जबरदस्ती किस किया था। ये याद करते ही अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है। अपनी नज़रें फेरते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। एंड बाय द वे, वो सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट किस नहीं था। ये बात सुनते ही अचानक अधीर की गाड़ी ब्रेक लगा देता है और डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखता है। उसके अचानक गाड़ी रोक देने से प्रिशा हैरान और कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अधीर प्रिशा से बोला, तुमने कहा फर्स्ट, पर तुम तो शादीशुदा हो ना? प्रिशा ने कहा, हाँ, लेकिन हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं था, इसमें कोई इमोशंस नहीं था। ही नेवर टच मी। अधीर काफ़ी हैरान भी लग रहा था, मगर उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। प्रिशा के घर पहुंचने के बाद प्रिशा गाड़ी से निकली और अधीर को थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। अधीर गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ निकल लिया। प्रिशा की बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसके बाद उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और वह तस्वीर देखी जो प्रिशा ने उस वक्त क्लिक की थी। प्रिशा का नज़दीक आना, उसकी बॉडी से अल्कोहल की हल्की स्मेल, अपने गले में उसकी बाहों को डालना, उसके नरम होठों को अपने होठों पर महसूस करना। अधीर एकदम से होश में आता है और तुरंत फ़ोन बंद करके रख देता है। पता नहीं क्यों जाने अनजाने में उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और अंगूठे से अपने होठों को टच करता है। फर्स्ट किस इतना बुरा भी नहीं था। के अनुसार उसने जीनत की अच्छी खासी बैंड बजा रखी थी। जीनत इस बात से अनजान थी कि उसका भांडा फूट चुका है और उसने जीनत को फिर बुलाया था, इसलिए वह धरा को बोलकर शंभू के कपड़ों में तैयार होकर घर से चली जाती है। धरा डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसका खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वह खाना वापस रख देती है और फिर जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। वह छत की सीलिंग की तरफ देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वह फ़ोन उठाकर देखती है तो उसका हार्ट बीट स्किप कर जाता है। फ़ोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। फिर हिम्मत करके वह कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से अंबर की आवाज़ सुनाई देती है, सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? तरा उठकर बैठ जाती है और थोड़ा नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं, बोलो, कोई ज़रूरी काम था? अंबर ने बोला, नहीं, बस ऐसे ही। क्यों नहीं कर सकता मैं कॉल? धरा थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंबर बोला, खाना खाया तुमने? धरा बोले, नहीं, भूख नहीं है। अंबर बोला, क्यों? धरा बोली, पता नहीं, बस ऐसे ही। अंबर बोला, खाया करो, बहुत पतली हो। धरा बोली, क्यों, पतली अच्छी नहीं लगती? अंबर बोला, नहीं, तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो मुझे, पर ज़्यादा पतला होना सेहत के लिए ठीक नहीं। फिर थोड़ी देर दोनों बात करने के बाद दोनों की धड़कनें तेज़ हो जाती है। दोनों चुप हो जाती हैं। धरा कहती है, अगर कोई और बात ना हो तो मैं रखती हूँ। बग कुछ बोलना तो चाहता था, मगर फाइनली वह इतना ही बोलता है, ओके, गुड नाइट। धरा भी गुड नाइट बोलती है और कॉल कट कर देती है। वह फ़ोन को बगल में रखकर बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी तरफ अंबर भी अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। कॉल कट होने के बाद वह स्क्रीन को कुछ सेकंड देखता है और उसका दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। फ्लैशबैक। अंबर धरा लंदन में एक क्लाइंट की पार्टी में गए थे। वह सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, पर अंबर धरा बैठकर बातें कर रहे थे। अंबर धरा को अपने दोस्तों को लंदन के किस्से सुना रहा था और वह एंजॉयमेंट के साथ सुन रही थी। बातों बातों में धीरे धीरे करके वह लोग पूरी बोतल को खाली कर देते हैं। जब तक उन्हें एहसास होता है वह लगभग नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ गया होता है। धरा को शराब पीने की आदत नहीं थी, इसलिए वह कम पीने पर ही उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। मगर अंबर जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए रखता है।
अपने गार्ड को कॉल करता है और फिर उनके गार्ड उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। धरा गाड़ी में अंबर की बाहों में गिरी हुई थी। अंबर भी काफ़ी ज़्यादा नशे में लग रहा था। धरा उसकी तरफ देखती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके चेहरे को टच करती है। अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाकर हंसने लगती है। अंबर धरा से बोला, क्या कर रही हो धरा? धरा ने कहा, तुम कितने हैंडसम हो। अंबर अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, अच्छा। धरा थोड़ा उसके करीब आकर बोली, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? अंबर ने थोड़ी एंटिसिपेशन दिखाते हुए कहा, हाँ बोलो ना। धरा उसके कान के पास आकर बोली, आई लव यू ही। धरा के मुंह से ये शब्द सुनकर अंबर के हार्ट बीट स्किप कर जाता है। धरा का चेहरा पीछे करके बोली, मैं जब भी तुम्हारा हैंडसम सा चेहरा देखती हूँ ना, तो तुम्हें पकड़कर पप्पी करने का मन करता है, पर मैं कर नहीं सकती। ये बोलकर वो बच्चों जैसा उदास मुंह बना लेती है। अंबर ने कहा, क्यों? धरा ने कहा, फिर तुम मेरे बारे में गलत सोचोगे ना, इसलिए। अंबर हल्का सा हंसा और बोला, नहीं सोचूंगा। धरा ने निचले होठ को निकाल कर कहा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। धरा एकदम से ऊपर उठकर उसके गाल पर फटाक से किस करके वापस उसकी बाहों में गिर जाती है। यू आर सो स्वीट। वह काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी। ना वह ठीक से बोल पा रही थी, यहाँ तक कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। वह आधी बैठी हुई थी, आधी अंबर की बाहों में गिरी हुई थी। अंबर धरा के बालों को प्यार से पीछे करते हुए बोला, तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। तुम ऐसे टुकुर टुकुर देखती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। अंबर भी काफी ज्यादा नशे में था। उसने दोनों हाथों से धरा को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, लगभग उसकी गोद में लेटी हुई थी। अंबर की बात सुनकर धरा शर्माते हुए दोनों हाथों को अपना चेहरा रखती है और कहती है, तुम ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। धरा की बात सुनकर उसकी हरकत देखकर अंबर हंस देता है और एक साथ उसके हाथों को चेहरे से अलग करके उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, दिखाओ मुझे। फिर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, हाँ तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया। क्या तुम्हें सच में मुझसे इतनी शर्म आती है? निचले होठ को दांतों के नीचे दबाते हुए वह हाँ में सर हिलाती है और कहती है, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? अंबर हंसकर कहता है, हाँ बोलो ना। धरा धीरे से कहती है, मेरे पास तुम्हारे सिक्स पैक वाली फोटो है और मैं रोज उससे देखती हूँ, उस पर पप्पी कभी करती हूँ। ये सुनकर अंबर अपनी दोनों आईब्रोज उठा लेता है। तुम्हारे पास मेरी सिक्स पैक वाली फोटो? बदमाश लड़की, कब ली तुमने? धरा हंस देती है और फिर धीरे से कहती है, जब तुम जिम कर रहे थे मैंने चुपके से ले ली थी। धरा की बात सुनकर अंबर हंस देता है, दोनों हाथों से उसे पकड़कर थोड़ा करीब खींचते हुए कहता है, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी बॉडी? अंबर की बात सुनकर धरा की सांस अटक जाती है और वह कहती है, बहुत मस्त। मैंने आज तक कभी इतनी हॉट बॉडी किसी की नहीं देखी। धरा की बातों से अंबर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। धरा अपने हाथ उठाकर अंबर के फेस को सहलाते हुए बोली, तुम बिल्कुल मेरे सपने जैसे हो। सोचा नहीं था कि ये सपना सच हो जाएगा। यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। अंबर अपना सलाइवा गटक लेता है। उसकी नज़रें धरा के खूबसूरत चेहरे से होती उसके होठों पर टिक जाती है। उसके अंदर एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सी प्यास जाग जाती है। वह कुछ करना चाहता था, मगर वह कुछ कर पाता उससे पहले ही धरा बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। अंबर भी सीट पर अपना सर रखकर तेज तेज सांसें लेने लगता है, जैसे वो खुद के अंदर डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। जल्दी अंबर धरा को लेकर होटल रूम के अंदर कमरे में पहुंचा देता है और उसे वहां लेटा कर अपने रूम में आ जाता है। अंबर की कार में कैमरा लगा हुआ था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जब से प्रिया का मैटर हुआ था तब से। अगले दिन जब वे दोनों अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, और धरा तो जब से अंबर को अवॉइड ही कर रही थी, हिम्मत नहीं थी इतना कुछ बककर अंबर को फेस करने की। फ्लैशबैक एंड। वो सब याद करते ही अंबर के होठों पर स्माइल आ जाती है, फिर वह सो जाता है। दूसरी तरफ अरमान की तबीयत कई दिनों से कुछ खराब चल रही थी। ओझल को भी बुरा लग रहा था उसके लिए। फिर उसने प्रतीक से पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है उसे, मगर वह ये कह के टाल देता है कि ये नाइटमेयर की वजह से हो रहा है। ओझल जानती थी कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि बात इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन पूछने का कोई फ़ायदा नहीं अगर वह बताना नहीं चाहते तो। ओझल अपने कमरे में आ जाती है, उसके बाद बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और फटाक से अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है। एक गहरी सांस लेकर उसने कुछ सेकंड नंबर को देखा, फिर फाइनली हिम्मत करके उसने नंबर डायल कर दिया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। कुछ रिंग्स के बाद फ़ोन उठाया जाता है और एक भारी सी आवाज़ सुनाई देती है, हेलो। ओझल तुरंत बोली, क्या मैं डॉक्टर एक्स से बात कर रही हूँ? दूसरी तरफ से फाइनली जवाब आता है, जी कहिए।
ओजल फ़ोन पे बात करते हुए बोली, डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि ये कोई सही वक़्त नहीं है कॉल करने का, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। आप नहीं जानते कि मैंने कितनी मुश्किल से आपका नंबर ढूँढा है, कितनी मुश्किल से मैंने आपको कॉन्टैक्ट कर पाई हूँ। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओझल ने तुरंत कहा, डॉक्टर, एक्चुअली मुझे एक सीरियस बीमारी है और उस बीमारी के चलते मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं अभी-अभी आपके पास अपनी रिपोर्ट मेल की है। आप प्लीज़ एक बार उन्हें चेक कर लीजिए। दूसरी तरफ से डॉक्टर की हैरानी से भरी आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हें मेरे मेल एड्रेस के बारे में कैसे पता? ओजल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है, वह एक्चुअली मैंने बड़ी मुश्किल से पता किया है। आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ओजल ये नहीं बताती कि उसने डॉक्टर की आइडेंटिटी या तक कि उसके मेल एड्रेस को भी हैक किया है। डॉक्टर ने कहा, एक मिनट रुको, लेट मी चेक। ओजल पूरे 5 मिनट तक अपनी धड़कनों को थाम कर बैठी रहती है। तभी उसे दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, गर्ल, यू आर इन सीरियस डेंजर। ओजल एक हेल्पलेस गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है डॉक्टर, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप मेरी आखिरी होप हैं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे बचने के कोई चांस भी है? ओजल की बात सुनकर कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रहती है। उसके बाद डॉक्टर फाइनली एक गहरी सांस लेकर कहता है, देखो लड़की, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा। तुम्हारी सर्जरी होगी और वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, जिसके फेल होने के चांसेस 80% है। ओजल एक राहत की सांस लेकर बोली, मतलब 20% मेरे पास बचने के हैं और सर्जरी सक्सेसफुल होने के, राइट? दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज़ हल्की सी हैरानी और एंज्यूमेंट थी। उसने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? ओजल ने कहा, 19 साल। मैं 19 साल की हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने और ज़्यादा एज्यूमेंट से साथ कहा, इतनी कम उम्र में उम्मीद का दामन पकड़े हुए हो, देखकर अच्छा लगा। लेकिन तुम्हारी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही है। तुम्हें इविडेंटली मुझे कांटेक्ट करना होगा। सर्जरी जल्द से जल्द होनी ज़रूरी है, वरना बचने के चांसेस हर दिन के साथ कम होते जा रहे हैं। तुम ऑलरेडी सर्जरी के बेस्ट विंडो को मिस कर चुकी हो। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। ओजल ने कहा, पहले मुझे आपके बारे में पता नहीं था डॉक्टर। अगर पता होता तो मैं एक दिन भी वेस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ से डॉक्टर एक्स ने कहा, ऑल राइट, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ओजल ने तुरंत नाम बताया, मेरा नाम ओजल है। दूसरी तरफ अभिनव के स्टडी रूम में बैठा हुआ प्रतीक फ़ोन पर जैसे ये शब्द सुनता है, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था जिसमें ओजल की रिपोर्ट दिखाई दे रही थी। प्रतीक ने कहा, तुम्हारा नाम ओजल है? ये सुनकर अभिनव की आंखें भी बड़ी हो गई। दूसरी तरफ से ओजल ने कहा, जी। प्रतीक अभिनव की तरफ देख रहा था। अभिनव ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। इशारे को समझते हुए प्रतीक ने कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हें जल्दी कांटेक्ट करूंगा बताने के लिए कि हम कब मिल सकते हैं। ओजल ने तुरंत कहा, जी ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हल की है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद प्रतीक कॉल कट कर देता है। अभिनव तुरंत खड़ा होकर उसके पास आता है और कहता है, ओझल। प्रतीक खड़ा होकर बोला, ये लड़की 19 साल की है। इसने अपना नाम ओझल बताया है। अभिनव कहता है, जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं उसकी उम्र करीब इतनी ही होगी। तो क्या इसका मतलब ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? प्रतीक ने अभिनव की तरफ देखते हुए बहुत सीरियस मगर हल्की पैनिक आवाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभिनव अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ कर बोला, क्या मतलब? प्रतीक ने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और अभिनव की तरफ स्क्रीन दिखाते हुए कहा, इस लड़की को एक बहुत भयानक बीमारी है। ये ऑलरेडी लगभग मरने की हालत में है और इसके बचने के चांसेस बहुत रेयर हैं। अभिनव शॉक हो जाता है। वह तुरंत लैपटॉप को अपने हाथ में लेकर स्क्रीन को देखता है। प्रतीक सोफे पर बैठ जाता है और बालों को अपने हाथ घुमाते हुए हल्की फ्रस्ट्रेशन में बेचैनी में कहता है, दुआ करो ये लड़की ना हो, वरना। इस वरना के पीछे का मतलब अभिनव अच्छे से समझ रहा था। उसका हार्ट बीट स्किप कर गया। लैपटॉप को नीचे रखते हुए उसने कहा, ये वही लड़की है या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा जब हम सामने आएगी। उस लड़की को मिलने के लिए बुलाओ। अगर ये वही लड़की है तो ये बोलकर वह खामोश हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ तो था जब वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। थोड़ी देर में ओजल के फ़ोन पर बीप का साउंड बजता है। ओजल मोबाइल फ़ोन निकाल कर देखती है तो उसे डॉक्टर एक्स का मैसेज था, कल हम लोग इस एड्रेस पर मिलेंगे। ओजल तुरंत एड्रेस चेक करती है और उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। फाइनली। स्टडी रूम में बैठे हुए अभिनव ने कहा, तुमने उस लड़की को कल बुला लिया है ना?
प्रतीक ने कहा, हाँ मैंने उसे बुला लिया है, कल पता चल जाएगा कि ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं या नहीं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वही लड़की है। फीलिंग तो अभिनव को भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही थी। धरा कमरे में चलकर आती है तो देखती है कि जीनत आराम से बिस्तर पर पड़ी हुई है। वह रात को जब से घर पर आई थी उसके बाद सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन वह बिस्तर से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। धरा जीनत के पास आकर बोली, जीनत क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम्हें काम पर भी नहीं जाना, इतनी लेट तो तुम कभी नहीं सोई। जीनत चुपचाप गुमसुम ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखें लगभग सूज गई थी। धरा उसे देख पाती उससे पहले ही उसने चेहरे को तकिए में छुपाते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आज घर पर ही आराम करूंगी। धरा एकदम से उसके पास आई, बोली, तबीयत क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को, दिखाओ मुझे। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती और जीनत के चेहरे को ऊपर करने की कोशिश करती, लेकिन जीनत उसके हाथ को हटाकर बोली, मुझे आराम करने दो यार, प्लीज़ परेशान मत करो। अचानक जीनत की इस हरकत को उसकी इरिटेटिंग आवाज़ से धरा और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वह इतना समझ गई कि जीनत के साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसने कहा, क्या बात है जीनत, बताओ मुझे। जीनत ने कहा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, मेरा बस पेट दुख रहा है। वह अपने चेहरे को तकिए में छुपा कर ही रखती है। धरा एक गहरी सांस लेती है। जीनत इरिटेट होकर कहती है, क्या है, क्या कर रही हो? तभी धरा जीनत के चेहरा देखती है और वह तुरंत उसका चेहरा पड़ती है। जीनत चेहरा पलटने की कोशिश करती है, मगर धरा थोड़ा जोर लगाकर उसके चेहरे को अपनी तरफ रखती है। फिर उसने देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह जीनत की सूजी हुई आंखों को देखकर बोली, बोलो क्या बात है, किसने रुलाया है तुम्हें इतना कि तुम्हारी आंखें सूज गई? जीनत सवाल का जवाब नहीं देती। धरा कुछ सेकंड सोचती है, फिर कहती है, कहीं अरुष ने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया? जीनत फाइनली धरा की तरफ देखकर बोली, वह मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके कुछ करने या करना करने से मैं क्यों अपसेट होने लगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह चाहे एक लड़की के साथ घूमे या 10 के साथ, मुझे सच में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर धरा अपनी आईब्रोज हल्की सी उठाकर बोली, यू लव हिम डोंट यू? जीनत एकदम फ्रीज हो जाती है, थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं, डोंट लव हिम। तो जैसे पहले हुए इंसान से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। धरा ने कहा, तो फिर तुम इतनी हर्ट क्यों लग रही हो? क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ देखा और तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? जीनत कुछ नहीं बोली, खामोशी से बैठी रही। हाँ, उसे तकलीफ तो हो रही थी और बहुत हो रही थी। वह नहीं देख पा रही थी और उसको किसी और लड़की के साथ। तभी अचानक जीनत का फ़ोन बजने लगता है। वह अपना फ़ोन उठाकर देखती है कि अरुष का कॉल आ रहा था। इरिटेट होकर वह फ़ोन कट कर देती है, मगर फिर से कॉल आता है, वह फिर से कट कर देती है। धरा जीनत से बोली, उठा लो, क्या पता इम्पोर्टेंट हो। जीनत इरिटेट होकर बोली, अगर इम्पोर्टेंट भी है तो मुझे कॉल क्यों कर रहा है, मुझे नहीं उठाना। मैं बार बार कॉल कर रहा था, बार बार फ़ोन बज रहा था। तो फाइनली इरिटेट होकर वह कॉल उठाकर बोली, क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तभी दूसरी तरफ से एक पैनिक भरी आवाज़ आती है, हेलो मैडम, ये फ़ोन जिसका है उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जल्दी आइए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। जीनत की आंखें एकदम से फट जाती है और वह फटाक से बिस्तर से खड़े हो जाती है। व्हाट? अरुष के फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है और जीनत भागकर घर के अंदर जाकर ज़ोर से चिल्लाती है, अरुष! उसकी सांसें तेज़ हो गई थी और चेहरे पर बहुत घबराहट दिखाई दे रही थी। जीनत भागकर कमरे में अंदर जाती है और देखती है कि अरुष बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और हाथ में भी पट्टी, सर में भी लगी हुई है। उसकी ऐसी हालत देखकर जीनत की धड़कनें जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक सी जाती है। अरुष जीनत की तरफ देखता है। उसे वहाँ देखकर वह हल्का सा हैरान होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीनत तुरंत भागकर उसके पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अरुष ने कहा, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मैं ठीक हूँ और इसमें तुम्हें कोई लेना देना नहीं है और मेरी इतनी फ़िक्र करने का ड्रामा मत करो। यहाँ कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है जिसके सामने तुम ये एक्टिंग कर रही हो। अरुष की बात सुनकर जीनत स्पीचलेस हो जाती है। कहती है, कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? मैं एक्टिंग क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। उसने इतना ही कहा था कि अरुष ने कहा, ओ रियली? जीनत खामोश हो गई। अरुष हंस देता है और कहता है, तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अरुष अपनी नज़रें फेर कर बैठा हुआ था। अरुष किसी रूठे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। जीनत को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। आखिर उसने किया क्या है? बल्कि नाराज़ तो उसे होना चाहिए।
अर्श की हरकत से, जो उसने रात को किया था। वह हरकत याद करते ही जीनत को एक बार फिर से अजीब सी घुटन होती है। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, तभी अयाना एकदम से भागते हुए घर के अंदर आई और सीधा कमरे में। अरुष अरुष की ऐसी हालत देखकर अयाना के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन। वह तुरंत भाग कर आई। अरुष, माय बेबी। जीनत बिस्तर से खड़ी हो गई। अयाना तुरंत अरुष के पास आकर उसके चेहरे को थपथपाती है, उसके हाथ पैर को टच करके देखती है। ये सब कुछ कैसे हुआ? अरुष ने कहा, डोंट वरी मॉम, घबराने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। आयु ने कहा, छोटा सा एक्सीडेंट? तुम्हें इतनी चोट लगी और तुम कह रहे हो कि बस छोटा सा एक्सीडेंट था? आयु की आंखें भर जाती है। आरुष मुस्कुराकर आयु के गाल को थपथपाते हुए बोला, मॉम रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अयाना को रोते हुए देख जीनत आयु के पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, आंटी चिंता मत कीजिए, आरुष ठीक हो जाएगा। अयाना ने कहा, ऐसे में तुम अकेला यहाँ कैसे रहोगे? कैसे मैनेज करोगे तुम? एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो। आरुष ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं जा सकता। अयाना ने थोड़ी डिस्परेशन में कहा, लेकिन क्यों नहीं जा सकते? अपनी हालत देखो, तुम अपने हाथ पैरों को फैला भी नहीं पा रहे हो, तुम कैसे खुद को ख्याल रखोगे यहाँ पर अकेले? तभी संजय अंदर आता है और कहता है, मैडम आप ज़्यादा मत सोचिए, मैंने इनके लिए केयर टेकर हायर किए हैं। अयाना अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, केयर टेकर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरुष का ख्याल रखने के लिए कोई केयर टेकर नहीं आएगा। लेकिन मॉम अगर। तभी अयाना ने एकदम से जीनत की तरफ देखा और तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जीनत तुम उसका ख्याल रखोगी ना? जीनत एकदम हैरान होकर बोली, मैं? अयाना ने कहा, देखो मैं बाहर वालों पर वो अरुष की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती। वह हर चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है, उसे कोई भी नहीं संभाल सकता, स्पेशली खाने पीने के मामले में। उसे किसी के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और बीमार होने के बाद तो उसके 100 नखरे हो जाते हैं। ऐसे हालत में उसे कोई हैंडल नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो। उसके बाद अयाना जीनत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोली, तुम रखोगी ना अरुष का ख्याल? जीनत पलकों को 3-4 बार चिपकाती है, अपना सलाइवा गटक लेती है। अगर सच पूछा जाए तो अपने काम के चलते उसके पास ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अयाना के सामने उसे अच्छी गर्लफ्रेंड होने का नाटक भी तो करना था। ऊपर से अरुष की ऐसी हालत से सच में हर्ट कर रही थी। कोई और रास्ता ना देखते उसने चुपचाप एग्रीमेंट में अपना सर हिला लिया। ये देखकर अयाना इतनी खुश हो जाती है कि जीनत को ज़ोर से गले लगा लेती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम अरुष को ऐसी हालत में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ोगी। अरुष ने कहा, मॉम मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अयाना कड़क नज़रों से अरुष की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है तुम अपना ख्याल कितने अच्छे से रख सकते हो। तुम्हारा ख्याल जीनत रखेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वह तुम्हारे अच्छे से केयर करेगी। जीनत और अरुष एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अरुष अपनी नज़रें फेर लेता है। अरमान, अभिनव, प्रतीक, ओझल, ये सब लोग मॉल में आते हैं। अरमान काफ़ी खुश लग रहा था। अभिनव ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। उसकी सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी वह काफ़ी एनर्जेटिक और एक्साइटेड लग रहा था। उसने अभिनव से कहा, डैड उस तरफ चलिए, वहाँ पर बहुत सारे गेम हैं, मुझे सारे के सारे खेलने हैं। अभिनव बोला, ऑल राइट। उसके बाद वह लोग गेमिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। उनके बॉडीगार्ड भी कुछ डिस्टेंस पर उनके साथ चल रहे थे। वहाँ का पूरा एरिया क्लीन करवा दिया जाता है। उन लोगों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ओजस जब ये देखती है तो पूछती है, आपको दूसरे लोगों से एलर्जी है क्या मिस्टर ठाकुर? जहाँ भी जाते हैं पहले ही लोगों को उठवा देते हो। प्रतीक ये सुनकर हंस देता है और कहता है, क्या सलोनी, तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए करना पड़ता है। ओजल मुंह बनाकर सोचने लगती है, सिक्योरिटी, वे भी 1.5 फुट के चिलगोजे की। वहां पर पहुंचकर अभिनव अरमान को गोद से नीचे उतार देता है और अरमान तुरंत भागकर गेम खेलना शुरू कर देता है। उसने अभिनव और प्रतीक की तरफ देखकर कहा, आप दोनों भी आओ ना, मेरे साथ खेलो। अभिनव ओझल की तरफ देखकर बोला, तुम भी चलो। ओझल मना करने वाली थी, लेकिन अंत में वह भी चली ही जाती है। जब वह आगे बढ़ रही थी तो अचानक उसके कदम ठहर जाते हैं। वह कुछ ऐसा देखती है जो उसे काफ़ी अजीब लगा। मिरर के रिफ्लेक्शन में उसे कुछ दिखाई देता है। वह कुछ पलट कर देखती है, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा जैसे कोई छुपा हुआ है उन्हें देख रहा है। प्रतीक ने कहा, सलोनी क्या हुआ, आओ ना। ओझल अपना सर हिलाकर बोली, हाँ आ रही हूँ। लेकिन पलट कर जाने से पहले उसने एक बार फिर से डायरेक्शन में ज़रूर देखा, जहाँ फिलहाल उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था।
एक गहरी सांस लेकर वह सोचती है कि शायद उसका वहम है। उसके बाद वह भी उन लोगों के साथ गेम खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद अभिनव बैठ जाता है और ओझल, प्रतीक, अरमान को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। प्रतीक का भी फोन आ जाता है तो वह भी बाहर चला जाता है। अब अरमान वहाँ खड़ा हुआ था। वह कुछ वीडियो गेम देख रहा था, चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कि उसे कौन सा लेना चाहिए। ओजल जब ये देखती है तो गहरी सांस लेकर सोचती है, इसका सीरियस लुक बिल्कुल इसके बाप जैसा लगता है, बिल्कुल अपने डैड की कार्बन कॉपी। वह मुस्कुरा देती है और फिर अपने लिए कुछ सामान देखने लगती है। लेकिन एक बार फिर से जब उसकी नज़र अरमान की तरफ जाती है तभी वह कुछ ऐसा देखती है कि वो एकदम से अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। जब उसने अरमान के ऊपर एक लेजर लाइट डलते हुए देखी, एक लाल कलर का डॉट जो कभी यहाँ कभी वहाँ जैसे सेट होने की कोशिश कर रहा था। उस डॉट को देखते ही ओजल समझ गई कि ये चीज क्या है। उसने तुरंत घबराई हुई नजरों से यहाँ वहाँ देखा तो उसकी तीखी नजरें एक बड़े से पिलर के पीछे एक हाथ पर गई जिसमें एक गन मौजूद थी। उसका निशाना सीधा अरमान की तरफ था। ओजल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ में एक एक्सपेंसिव हैंडबैग था जो जमीन पर गिर गया और वह तेज स्पीड के साथ अरमान की तरफ भागी। अभिनव वहीं पर थोड़ी सी दूरी पर खड़ा अपने फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर ओझल पर गई जो भागकर अरमान की तरफ आ रही थी और उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। उसे ऐसे भागते हुए देख अभिनव अपनी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। उसने फोन पर कहा, आई विल कॉल यू लेटर, और कॉल कट कर दिया। ओझल पूरी स्पीड से अरमान की तरफ भाग रही थी। पिलर के पास खड़े हुए आदमी ने टिगर पर उंगली रखी और टिगर को खींच दिया। अगले ही पल गोली चली। ओझल ने एकदम से अरमान को अपनी बाहों में पकड़ा, अपनी बॉडी में कवर किया और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अरमान के लिए तो ये सब कुछ इतना अचानक था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अभिनव की आंखें फट गई। उसने जोर से चिल्लाया, सलोनी! भाग कर उसकी तरफ आया तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके कदम अटक गए। ओझल की पीठ पर गोली लगी हुई थी और खून बह रहा था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। उसने फटाक से उस डायरेक्शन में देखा। वह आदमी जो पूरे काले कपड़ों में था तुरंत ही वहां से भागने लगा। अभिनव ने चिल्लाकर अपने गार्ड से कहा, कैच हिम। गार्ड तुरंत उस आदमी के पीछे भागते हैं। अभिनव तुरंत ओझल के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठाता है। सलोनी, सलोनी! इतना सारा खून देखकर अमान के चेहरे पर भी हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। भी प्रतीक भी वहां पर भाग कर आ जाता है और ओझल की ऐसी हालत देखकर वह दंग रह जाता है। क्या हुआ सलोनी को? उसने पूछा। लेकिन अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे अपने बाहों में उठाकर एंट्रेंस गेट की तरफ भागने लगा। प्रतीक ने फर्श पर पड़े खून की तरफ देखा। उसकी आंखें फट गई। उसने तुरंत अरमान को गोद में उठाया और वो भी अभिनव के पीछे भागने लगा। अभिनव ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाया हुआ था। वह तुरंत ही गाड़ी में लेकर गया और गाड़ी लेकर फटाक से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। वह खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सलोनी यानी कि ओझल को पैसेंजर सीट पर लिटाया हुआ था। पीछे गाड़ी में प्रतीक अरमान के साथ आ रहा था। उसके चेहरे पर पैनिक से भरे भाव थे। प्रतीक ने तुरंत फोन उठाया और अभिनव को कॉल लगाया और फोन स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से अभिनव गाड़ी ड्राइव कर रहा था। प्रतीक का कॉल आ रहा था। उसने फोन को स्पीकर पर रख दिया और उठा लिया। दूसरी तरफ से प्रतीक ने कहा, अभिनव ये सब कुछ क्या हो गया? क्या हुआ है सलोनी को? अभिनव ने कहा, उसे गोली लगी है, वह बेहोश हो गई है। ये सुनकर अरमान और प्रतीक दोनों हैरान हो जाते हैं। प्रतीक ने कहा, गोली लगी है? ऐसे कैसे गोली लगी है और किसने मारी ये गोली और क्यों? अभिनव फिर एक गहरी सांस लेकर डार्क आवाज में बोला, वह गोली उसके लिए नहीं थी। कोई अरमान को गोली मारना चाहता था। अब सलोनी ने ये चीज देख ली थी और अरमान को कवर कर लिया। जो गोली अरमान को लगने वाली थी वो उसे लग गई। ये बोलते हुए अभिनव के एक्सप्रेशन डार्क हो गया और स्टेयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। दूसरी तरफ प्रतीक और अरमान जब ये अभिनव की बात सुनते हैं तो स्टन रह जाते हैं। अरमान के दिमाग में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, सलोनी ने उसकी जान बचाई अपनी जान की परवाह ना करते हुए। अरमान को अपनी सीने में एक अजीब सा इमोशंस का एहसास होता है। उसे वह पल याद आता है जब अपनी मोम के साथ वाला उस रात क्या हुआ था, क्या नहीं उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी मोम ने उसे बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। वह घायल थी और फिर बेहोश हो गई। अरमान का छोटा सा शरीर बुरी तरह से कांप जाता है और वह थरथराते हुए होठों के साथ बोलता है, मॉम। अचानक प्रतीक नोट करता है कि अरमान की सांस तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह कहता है, ओ नो। उसकी आवाज सुनकर अभिनव की आंखें सिकुड़ जाती है और वो कहता है,
क्या हुआ? प्रतीक ने कहा। अभिनव, अरमान की तबीयत खराब हो रही है। फोन स्पीकर पर था और उसने तुम्हारी सारी बात सुन ली। ये सुनकर अभिनव जोर से चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? प्रतीक को इस बात का सच में गिल्ट हो रहा था। उसे ध्यान देना चाहिए था कि अरमान अभी तक उसके साथ है। अरमान की सांसें तेज हो जाती है, रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है। अभिनव चिल्ला कर बोला, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलो। प्रतीक गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अरमान की तरफ काफी टेंशन में बार बार देखता है। जल्दी वह लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। प्रतीक अरमान को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर भागता है और अभिनव ओझल को उठाकर। डॉक्टर तुरंत उन्हें अटेंड करते हैं। ओझल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और प्रतीक खुद अरमान को ट्रीट करता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोनों मिलते हैं। अभिनव प्रतीक से बोला, अरमान की हालत कैसी है? प्रतीक ने उसे श्योर करते हुए कहा, फिलहाल वह ठीक है, सो रहा है, लेकिन बार बार नींद में मॉम मॉम चिल्ला रहा है। उसके बाद उसने पूछा, सलोनी की हालत कैसी है? अभिनव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। अभिनव तुरंत डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर हाउ शी? डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ये सुनकर अभिनव प्रतीक दोनों राहत की सांस लेते हैं, जो ना जाने कितनी देर से अटकी हुई थी। अभिनव तुरंत अपना फोन उठाता है और अपने लोगों को कॉल करता है। उसे पकड़ा या नहीं? तरफ से गार्ड ने कहा, सर हमने उसे पकड़ लिया है। अभिनव के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वह कहता है, उसे पकड़ कर रखो, मैं भी आता हूँ। कॉल कट करते ही उसने प्रतीक की तरफ देखा और कहा, अरमान और सलोनी का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। बिना ज्यादा कुछ बोले ही प्रतीक ने अपना सर हिला देता है। उसके बाद अभिनव वहां से चला जाता है। ओझल कुछ घंटों बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और होश में आती है। अरमान। प्रतीक, जो कि ओझल के बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, ओझल को होश में आया और देखकर उसकी आंखें चमक गई। तुरंत वह उसके पास आया, उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ते बोला, सलोनी, यू आर अवेक, थैंक गॉड, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ठीक उसी वक्त वार्ड का दरवाजा खुलता है और अभिनव चलते हुए अंदर आता है। ओझल अपनी आंखों को ठीक से खोलता है और उन दोनों की तरफ देखती है। उसे होश में देखकर अभिनव भी तुरंत उसके पास आता है। वह थोड़ा सरप्राइज था मगर खुश था। चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से नरम भी लग रहे थे। ओझल अभिनव की तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, अरमान, अरमान कैसा है? अभिनव ने कहा, वो ठीक है। अभिनव ओझल से बोला, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और अरमान के लिए तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। सच में एहसान मंद तो है ही। अरमान अभिनव की लाइफ था, उसका इकलौता जीने का सहारा। ओझल ने कहा, इट्स ओके मिस्टर ठाकुर, मैं तो बस अपना काम पूरा कर रही थी। अरमान को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। अभिनव थोड़ी देर वहां रुकता है और उसके बाद चला जाता है। प्रतीक भी अभिनव के पीछे पीछे चला जाता है। ओझल को आराम करने के लिए अभिनव दूसरे वार्ड में एंट्री करता है। अरमान बिस्तर पर लेटा हुआ था मगर उसकी आंखें छत की सीलिंग पर जमी हुई थी। उसने अपनी पलकें नीचे करके और अभिनव की तरफ घुमाई। अपने नन्हे से बच्चे को ऐसी हालत में देखकर अभिनव के अंदर दर्द भरे इमोशन जाग रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके उसने उन्हें संभाल लिया। अभिनव मुस्कुराकर उसके बगल में बैठा और प्यार से उसके सिल्की से बालों में उंगलियां डालते हुए उसने सहलाते हुए बोला, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ने अभिनव की तरफ देखकर सवाल पूछा। उन्हें होश आ गया? वो ठीक तो है ना? अभिनव ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है, उसे होश भी आ गया है। ये सुनकर अरमान का चेहरा थोड़ा चमक जाता है। फाइनली उसे राहत की सांस मिलती है। वह उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्रतीक अरमान के पैरों के पास बैठते हुए बोला, हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, लेकिन ऐसी हालत में मिलोगे? अपने आप को देखो, कितने कमजोर हो गए हो। अगर ऐसे उनके सामने जाओगे तो उसे डरा दोगे। अरमान मासूमियत के साथ अपनी पलकों को 3-4 बार झपकाता है और फिर अपने आप को देखता है, अपने हाथों को, अपने पैरों को। कमजोर? क्या मैं कमजोर हो गया हूँ? अरमान की बात सुनकर प्रतीक ने कहा, हाँ थोड़े से। तुम एक काम क्यों नहीं करते? सलोनी के पास जाने से पहले तुम अच्छे तरीके से खाना खा लो, पेट भर के, ताकि सलोनी के सामने तुम कमजोर ना दिखो। प्रतीक की बात सुनकर अरमान कुछ सेकंड सोचता है और फिर तुरंत अपना सर हिलाकर कहता है, ठीक है। प्रतीक मुस्कुराकर बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना लेकर आता हूँ। ये बोलकर वहां से चला गया। अभिनव चुपचाप खामोशी से बैठा रहा। अरमान ने अभिनव की तरफ देखा और पूछा, मुझ पर गोली किसने चलाई थी डैड? आपने उसे पकड़ लिया है ना? आपने उसे पनिशमेंट तो दे दी है ना? अभिनव अरमान की तरफ देखता है और उसके सीने में अनचाहा सा दर्द होने लगता है।
अरमान भले ही 5 साल का छोटा बच्चा है, मगर उसने अपने डैड के काम के बारे में अच्छे से जान रखा है। खून खराबा देखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। एक गहरी सांस लेकर अभिनव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने वाले को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अरमान ने भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा, उसे बिल्कुल मत छोड़ना डैड। ओजल बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और कुछ सोचते हुए एक मैसेज टाइप किया डॉक्टर एक्स को। डॉक्टर, मैं आज आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, एक्चुअली एक इमरजेंसी आ गई है। मैं मैसेज सेंड करके कुछ देर का इंतज़ार करती है, तभी दरवाज़ा खुलता है और अरमान चलकर अंदर आता है। ओजल और अरमान एक दूसरे को देखते हैं। अरमान को देखकर फ़ोन साइड में रख दिया और थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा कर कहती है, आर यू ऑल राइट मिस्टर जूनियर ठाकुर, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरमान कुछ सेकंड तक खामोशी से ओजल को देखता है, थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए आगे आता और बिस्तर के ऊपर चढ़ने लगता है। ओजल उसकी हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मगर उससे पहले ही अरमान बिस्तर पर चढ़ जाता है। वह ओजल के पैरों की तरफ बैठ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रहती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अरमान अपनी पलकें नीचे करते हुए अपनी उंगली से चादर को खरचते हुए धीमी आवाज में कहता है, थैंक यू। अरमान की बात और उसकी हरकत ओजल को इतनी क्यूट लगी कि उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह कहती है, वेलकम मिस्टर जूनियर ठाकुर। अरमान ने पूछा, क्या अभी भी बहुत दर्द सा हो रहा है? ओजल ने कहा, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, अब ठीक है। वैसे आपको मेरी फिक्र हो रही है मिस्टर जूनियर ठाकुर? ओजल देख सकती थी कि वह फिक्र कर रहा है, लेकिन बोलने में हिचकिचा रहा है और उसकी ये हरकतें उसे काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल बना रही थी। अरमान अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबा लेता है। फिर वह नजरें उठाकर ओजल की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम मर जाओगी? अरमान की बात सुनकर ओजल मन ही मन हंसने लगती है और कहती है, मौत के साथ तो मैं आंख मिचौली खेल रही हूँ, क्या पता कब मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए और मुझे अपने साथ ले जाए। अरमान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हें पसंद भी नहीं करता, फिर मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अरमान को देखकर और उसकी बातें सुनकर ओजल को एक नोटिस सा ख्याल आता है और वह कहती है, एक्चुअली मुझे तुम्हारे डैड बहुत पसंद है और मैं उनसे शादी के लिए तुम्हारी स्टेप मॉम बनना चाहती हूँ। तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली, ताकि वह मुझसे इम्प्रेस होकर तुरंत मुझसे शादी कर ले और मुझे तुम्हारी स्टेप मॉम बना दे। ओजल की बात सुनकर अरमान स्पीचलेस हो जाता है। ठीक उसी वक्त वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और अभिनव अंदर आता है। उसने ओजल की लास्ट वर्ड की बात सुन ली थी। स्टोरी के भाग आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें।